सभी को मेरा नमस्कार। मैं सीए अंकित अग्रवाल डेबिट गुरु के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। होपफुली आपका ये त्यौहार सभी का शुभ रहा होगा। आज हम आपके सामने जो लेक्चर लेके आए हैं वो लेक्चर है अमेंडमेंट्स इन जीएसटी का। जीएसटी में जो रिसेंट टाइम्स में जो अमेंडमेंट्स हुए हैं और जो भी क्लेरिफिकेशंस या फिर सर्विसेज में कुछ एग्जाम्पशंस वगैरह आए हैं उन सबको आज हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। ये लेक्चर दो पार्ट में हम कंडक्ट करेंगे। एक पार्ट में तो हम आपको जो एग्जाम्पशन के संबंधित जो कि अमेंडमेंट के संबंधित जो इश्यूज हैं वो अपन चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो क्लेरिफिकेशन जीएसटी डिपार्टमेंट की ओर से आए हैं उन क्लेरिफिकेशंस को भी अपन देखेंगे। सेकेंड पार्ट में जीएसटी लॉ के संबंध में जो भी नए सेक्शंस गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं उन सेक्शंस को हम उस पार्ट में देखेंगे। तो और भी आपका कोई समय वेस्ट ना करते हुए मैं पार्ट वन जो है स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम छोटे छोटे जो कि सर्विस सेक्टर्स में जो चेंजेस हुए हैं पहले हम वो देखेंगे। तो हमारा पहला जो टॉपिक है वो है एग्जम्पशन रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट सेक्टर। तो इसमें एक नोटिफिकेशन दिया सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। इसमें एक ये नई बातें जो है वो इंसर्ट की, वो ये लाइन है जो कि पहली बात है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचेज इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू आर्ट्स और कल्चर। ये लाइन पूरी की पूरी नई आई है। पहले ये लाइन इसमें नई थी। का मतलब ये है कि अब इस प्रकार की इसकी सर्विसेज को भी एग्जम्पशन मिलेगा गवर्नमेंट की ओर से। उसमें कोई दिक्कत है नहीं। एक मिनट मैं ज़रा अपनी पेन निकाल लूँ। हम्म हम्म तो इस प्रकार की सर्विसेज को भी अब एग्जम्पशन इसमें मिलेगा। उसके बाद सेकेंड लाइन है स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12A और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसमें क्या अमेंडमेंट है? इसमें अमेंडमेंट सबसे पहले सिर्फ 12AA था, अभी सेक्शन 12AB भी एक ऐड कर दिया गया है। ये अमेंडमेंट है। ये आपको जहाँ जहाँ पे भी 12AA दिखेगा वहाँ पे कंपलसरी इस बार गवर्नमेंट ने एक 12AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट भी ऐड किया है। ये है क्या, थोड़ा सा पहले इसके बारे में अपन बात करते हैं। सेक्शन 12AA में उन लोगों को इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन मिलता है जो ट्रस्ट के कामों में लीन होते हैं, और 12AA में एनजीओ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो लोग जो हैं इसमें रजिस्टर होते हैं। ठीक है, तो एकदम क्लियर, बहुत छोटा सा अमेंडमेंट था। आगे आते हैं। नोटिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय नोटिफिकेशन प्रोवाइडेड बाय एंड टू अफीफा। ये बेसिकली बहुत सिंपल, ये कुछ भी नहीं, एक स्पोर्ट्स इवेंट था। कौन सा स्पोर्ट्स इवेंट था? एक स्पोर्ट्स इवेंट था जो कि फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप था। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो कोविड के कारण ये नहीं हो पाया, तो इससे रिलेटेड कोई भी सर्विसेज जो थी वो एग्जाम थी। और इसमें अमेंडमेंट सिंपली ये किया गया है कि जब भी ये रीशेड्यूल होगा, वेन एवर रीशेड्यूल, तब भी जब भी ये होगा और इसके संबंध में कोई कोई अगर सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जाएगी तो भी ये सर्विसेज जो है वो एग्जम्प्ट होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन एंड subsidiaries directly or indirectly related to any events under FIFA Under 17 Women's World Cup 2020 to be hosted in India whenever reschedule। मतलब अगर वो एसोसिएशन जब भी ये इवेंट रीशेड्यूल होता है इसके संबंध में भी अगर वो कोई सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो भी ये सर्विसेज आपकी एग्जम्प्ट की कैटेगरी में आएंगी। ओके, नेक्स्ट आते हैं गवर्नमेंट रिलेटेड सर्विसेज।
अभी एक नोटिफिकेशन इनने ये प्रोवाइड किया, इसमें भी कुछ भी नहीं है। सर्विसेज बाय ओल्ड एज होम बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 डबल ए और 12 ए बी। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ये 12 ए बी जो है वो नया ऐड हुआ है, इसको आप अंडरलाइन करते करते जाएंगे। अभी इसके बाद ध्यान से इस सेक्शन को थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या बोल रहा है। सर्विसेज बाय एन ओल्ड एज होम, एक ओल्ड एज होम अगर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या ऐसी कोई एंटिटी जो रजिस्टर्ड है 12 डबल या 12 ए बी में, किसको, रेसिडेंट, टू इट्स रेसिडेंट जो 60 साल से ऊपर है, अगेंस्ट द कंसिडरेशन अप टू 25,000 पर मंथ पर मेंबर, ये भी नया ऐड है। प्रोवाइडेड दैट द कंसिडरेशन चार्ज इंक्लूसिव ऑफ चार्जेस फॉर बोर्डिंग, लॉजिंग एंड मेंटेनेंस, उस प्रकार की सर्विसेज भी एग्जम्प्ट की कैटेगरी में आएंगी। ये सेक्शन पहले से था, इसमें जो जो लाइनें ऐड हुई हैं वो एक हुई है 12 ए बी, और जो लाइन है वो ऐड हुई है कि ओल्ड एज होम अगर सर्विसेज देगा किसको, रेसिडेंट को जो 60 साल से ऊपर है, 60 साल या उससे ऊपर है, कंसिडरेशन जो है 25,000 पर मंथ पर मेंबर, केवल उसी को ये सर्विसेज जो है वो एग्जम्प्ट होंगी। आगे आते हैं, उसके बाद है सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, टू गवर्नमेंट। अभी यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखेंगे। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर of the total expenditure is home by the central government, state government and union territory। बेसिकली इसमें ये जो 75% और मोर के जगह पे पहले 100% का स्टेक होना कंपलसरी था, तो ही ये सर्विसेज जो है वो एग्जम्प्ट होती थी। बट अभी यहाँ पे इनने एक ये नोटिफिकेशन डाल दिया कि भैया 75% और मोर भी है तो भी ये सर्विसेज आपकी एग्जम्प्ट की कैटेगरी में आ जाएंगी। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसेज थी जिसको कंप्लीटली ओमिट किया गया, सर्विसेज ऑफ लीजिंग ऑफ असेट्स, रोलिंग स्टॉक असेट्स इंक्लूडिंग वेगन्स, कोच एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहले ये सर्विसेज एग्जम्प्ट की कैटेगरी में थी, पर अब ये एग्जम्प्ट की कैटेगरी में नहीं है, उनको ओमिट कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, कहाँ पे, स्पोर्ट्स के सेक्टर में, स्पोर्ट्स लिखा हुआ है यहाँ। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एंड टू एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन and its subsidiaries directly or indirectly related to any of the event under AFC Women Asia Cup 2022 to be hosted in India। मतलब अगर एशियन फुटबॉल फेडरेशन ने ऐसी किसी भी प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की एशिया कप में की जो कि इंडिया होस्ट करने वाली है, वो सर्विसेज भी एग्जम्प्ट होंगी, प्रोवाइडेड दैट द डायरेक्टर Ministry of Youth Affairs and Sports certifies that the services are directly indirectly related to any events under AFC Women Asia Cup। ये क्लेरिफिकेशन एक दिया गया कि भाई वो आपकी जो सर्विसेज है वो स्पेसिफिकली इसके लिए ही होनी चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आने के बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ओमिट कर दिया गया है इस बार से। एग्जम्पशन गवर्नमेंट का, सर्विसेज बाय ग्रांटिंग द नेशनल परमिटेड टू गुड्स कैरेज, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, ये सेक्शंस को आप इग्नोर कर सकते हो, इसमें कोई इशू इतना खास है नहीं। ये अभी एक नया एग्जाम्पशन की कैटेगरी में आया है। सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांटिंग नेशनल परमिट टू गुड्स कैरेज टू ऑपरेट थ्रू आउट द इंडिया कंटीजियस स्टेट्स, ये भी एक सर्विसेज आई है जिसको भी एग्जम्प्ट की कैटेगरी में लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं आगे, कहाँ थे अपन।
हुँ। अभी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के संबंध में एक क्लेरिफिकेशन दिया गया है। उसका इश्यू पहले पहले अपन पढ़ते हैं। इश्यू दिया गया है वेदर सर्विंग ऑफ फूड इन स्कूल अंडर मिड डे मील scheme would be exempt if such supply are funded by the government grants और कॉरपोरेट डोनेशन। जो मिड डे मील स्कूलों में सप्लाई होती है, क्या वो एग्जम्प्ट होगी? ये एक इशू था, उसका क्लेरिफिकेशन यहाँ पे नीचे आया हुआ है। उसके पहले अपन लीगल जो जो प्रोविजन है वो देखेंगे, और उससे बेहतर तो मैं आपको बोलूँगा कि आप नीचे आ जाएं, वहाँ पे प्रॉपर ये क्लेरिफिकेशन अपन पढ़ते हैं। वो उस क्लेरिफिकेशन में ये लिखा हुआ है, it is dated that service provided to an educational institution by way of serving food catering including midday meals is exempt from levy of GST irrespective of funding from गवर्नमेंट ग्रांट्स और अ कॉरपोरेट डोनेशन। साफ साफ इन डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है कि अगर कोई भी सर्विसेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिड डे मील सर्विसिंग की प्रोवाइड करती है, वो पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होगी, चाहे उसकी फंडिंग कोई भी कर रहा हो। द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूड्स आंगनवाड़ी एंड हैंस सर्विंग ऑफ फूड टू आंगनवाड़ी shall also be covered by the said exemption whether the sponsored by government or through donation from corporate। मतलब बिल्कुल क्लियर कट ये क्लेरिफिकेशन है। इसके संबंध में अगर कुछ क्वेश्चन आता भी है तो, कि अगर कोई मिड डे मील की सर्विसेज कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपने बच्चों को प्रोवाइड करता है और वो कहीं से भी फंडेड हो रही हो नहीं हो रही हो, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आएगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आंगनवाड़ी केंद्र भी कवर होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। आगे आते हैं। Clarification regarding GST on supply of various services by central government and state board such as the National Board of Examination। अब एक इशू था कि whether various services supplied by following center and state boards such as National Board of Examination are taxable under GST or not। ध्यान से ये चीज़ें थोड़ी सी टफ जाएंगी, मैं एक बार दोबारा से क्लियर आउट मैं कर देता हूँ। वेदर वेरियस सर्विसेज सप्लाइड एज फॉलोइंग बाय सेंट्रल और स्टेट बोर्ड सच एज द नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन आर टैक्सेबल अंडर जीएसटी और नॉट। तो इसका एक चार्ट यहाँ पे नीचे बना हुआ है, वो चार्ट अपन रेफर करते हैं तो अपने को जो है क्लेरिफिकेशन के केसेस में साफ साफ समझ में आएगा। और आप भी ये चार्ट ही बस रेफर कीजिएगा, ये चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है। देखो, कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बाय चार्जिंग फीस, ये पूरा का पूरा एग्जाम्ट है। मतलब अगर कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कोई करता है तो उसके लिए ये पूरा का पूरा एग्जाम्ट है। इनपुट सर्विसेज टेकन फॉर कंडक्टिंग सच एंट्रेंस एग्जाम फॉर स्टूडेंट, ये भी पूरा का पूरा एग्जाम्ट है। तो फिर टैक्सेबल क्या है? एक्रीडिटेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशन सो एज द ऑथराइज देम टू प्रोवाइड देयर रिस्पेक्टिव सर्विसेज। अगर आप, मतलब आप कौन, आपका मतलब ये जो अपना ये नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन था, अगर ये किसी को ऑथराइज करता है ये दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, देन उस केस में ये सर्विसेज जो है वो टैक्सेबल होंगी, अदरवाइज ये टैक्सेबल नहीं होंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्रेडिटेशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और प्रोफेशनल्स सो एज टू ऑथराइज देम टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज, उस केस में ही ये केवल टैक्सेबल होंगी। ये क्लेरिफिकेशन इंस्टीट्यूट ये जीएसटी का यहाँ पे आया हुआ है। क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन एक्टिविटी ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये पहले तो अपन अब गवर्नमेंट के सेक्टर में आ गए हैं, यहाँ पे ध्यान दें, ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे पहले अपन सीधे सीधे जो है वो इशू पढ़ते हैं। वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन annuities
paid for construction of road where the certain portion of consideration is paid upfront while the remaining payment made through deferred payment spread over the years। ये पहले तो ये इशू को समझते हैं अपन। क्या जीएसटी वेदर जीएसटी क्या जीएसटी पेबल होगा एनविटी पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, जो अपन रोड के कंस्ट्रक्शन में जो एनविटी अपन पे करते हैं ओवर द ईयर कंस्ट्रक्शन करने वाले को, क्या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल हो? ये सवाल सिर्फ इतना सा था, तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, अपन उस पे आते हैं। एंट्री 23 एंड 23A डज नॉट अप्लाई टू सर्विस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइप ऑफ पेमेंट। कैसा भी टाइप ऑफ पेमेंट हो, एंट्री जो 23 और 23A की है, जो आपने एक्ट में पढ़ा होगा, वो रोड के कंस्ट्रक्शन पे अप्लाई नहीं होती है। इट स्पेसिफिकली कवर्स ओनली एक्सेस टू रोड। It is clarified that the entry 23A does not exempt GST on the annuity paid for the construction of roads। क्लियर कट साफ साफ बात है कि जो 23 और 23A की जो एंट्री थी, मतलब यहाँ पे अगर ये ऊपर अपन लॉ का जो जो प्रोविजन है ये पढ़ लें कि एज पर 23, कहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ इधर, कि एज पर एंट्री 23 और 23A सर्विस provided by way of access to road or bridge is exempt from GST whether the construction is in the form of toll और annuity। कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपका उसमें जीएसटी जो है वो एग्जम्प्ट ही रहेगा। फिर आते हैं आगे, गवर्नमेंट रेटेड की जो सर्विसेज हैं वो देखते हैं। इशू क्या था? वेदर द जीएसटी इज एप्लीकेशन supply of services by state government to their undertaking or PSU by way of generating loans taken by them। क्या ये इशू क्या है? दोबारा से एक बार, वेदर जीएसटी इज एप्लीकेबल हुआ, एप्लीकेबल होगा वहां पे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, एप्लीकेबल सप्लाई ऑफ सर्विसेज by state government to their undertakings or PSU by way of guaranteeing loan taken by them। अगर स्टेट गवर्नमेंट और उसकी अंडरटेकिंग, मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट अपनी पीएसयू या अंडरटेकिंग्स को जो उन्होंने लोन दिया है उसके संबंध में गारंटी देने की सर्विसेज देती हैं, तो क्या ये जीएसटी के दायरे में आएगा या नहीं आएगा? क्लेरिफिकेशन इसके बारे में आया हुआ है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया कि इट इज क्लेरिफाइड दैट गारंटिंग ऑफ लोन्स टेकन फ्रॉम the banking companies and financial institution by central or state government of their undertaking or PSUs is specifically exempt under said entity said entry number 34 as above। मतलब ऐसी कोई भी सर्विसेज अगर स्टेट गवर्नमेंट अपने अंडरटेकिंग या पीएसयू को दे रही है तो वो पूरी की पूरी एग्जम्प्ट होगी। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स थे, थोड़े बहुत अमेंडमेंट्स जो है इसके संबंध में नीचे भी आएंगे, अपन बढ़ते हैं आगे। उसके बाद एक अमेंडमेंट आया जो रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट था। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब शुरू से ही वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि 1 जुलाई 2017 जब से जीएसटी आया तब से ये जो है वो अमेंडमेंट है। वो अमेंडमेंट में सिंपली आप पढ़ते रहिएगा, इसका जो क्रक्स है मैं आपको वो बता दे देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन डिले पेमेंट। पहली बात तो अगर किसी भी पेमेंट को आप जो जीएसटी में आपको भरना है उसका अगर उसको आप डिले करते हो तो आपको उस पर 18% का इंटरेस्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 18%, 18 लिख देते हैं अपन यहाँ पे 18%। तो इसमें चेंजेस क्या आया? इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, इसमें कुछ वर्ड्स की गलती थी उसको गवर्नमेंट ने ठीक किया है। तो वो है कि द पेमेंट देयर ऑफ इज अनपेड सच रेट नॉट एक्सीडिंग 18 मे बी नोटिफाइड द काउंसिल प्रोवाइडेड दैट द इंटरेस्ट ऑन टैक्स ऑन पेएबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डेट। पहले इसमें लीवीड वर्ड था जिसको अब गवर्नमेंट ने क्लियर आउट करके
पेएबल वर्ड में कन्वर्ट कर दिया है और ये बताया है कि इंटरेस्ट कभी भी लेवी नहीं होता, दैट शुड बी पेएबल टू बाय अस। उसके बाद में जो यहाँ पे एक वर्ड का और चेंजेस है वो ये है कि ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर उस पे अपने को इंटरेस्ट का पेमेंट करना होगा। मतलब यहाँ पे जरा अपन समझ सकते हैं कि अगर अपनी जीएसटी जीएसटी की लायबिलिटी लेट से 1 लाख रुपए है, उसमें हमारे पास आईटीसी है 50,000 रुपये, तो ये हम उसमें से माइनस करेंगे तो हमारी नेट जो लायबिलिटी आएगी वो आएगी 50,000। उसके बाद इसमें से हम वो ऐड करेंगे जो हमको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर में भरना है। लेट से वो 50,000 रुपये ही है, तो हमें जो क्रेडिट करने की ज़रूरत है ई कैश लेजर में वो है 1 लाख रुपए। तो जो हमारा इंटरेस्ट जो पेबल होगा वो इस 1 लाख रुपए के फिगर पे होगा, ना कि इस पे। तो वर्डिंग जो जो थी वो भी थोड़ी सी चेंज की बाय डेबिटिंग टू द ई कैश लेजर। जितना भी हमें ई कैश लेजर में पेमेंट करना है उसके अंदर हमको इंटरेस्ट भरना होगा। बहुत ही सिंपल, कोई इसमें बड़ा अमेंडमेंट नहीं है। आगे आते हैं। उसके बाद ये इशू था थोड़ा सा गंभीर था। इस इशू के बारे में अपन ज़रा ध्यान से देखेंगे और बहुत ही सिंपल वो एक इशू है। वो इशू ये है कि अगर कोई बिल लेट्स से कोई एक बिल है, ये आप ये इसके जो लॉ हैं वो आप देखिएगा। मैं इसका जो क्रक्स है वो आपको मैं बता देता हूँ कि क्या अमेंडमेंट आया है इसमें। ये सेक्शन है, क्या पहले एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स or services or both after due date of furnishing the return under section 39 for the month of September following the end of the financial year to which such invoices relating to such debit note pertains or furnishing the relevant annual return whichever is earlier। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे जो ऐड हुआ है वो ऐड हुआ है डेबिट नोट। ये क्या है, कैसे ऐड हुआ है, ध्यान से अपन समझते हैं। इस सेक्शन का बोलना था कि अगर आपने कोई भी डेबिट नोट हाँ, तो पहले इस सेक्शन में क्या होता था, कोई भी बिल अगर हमारा होता था, कोई भी बिल, तो उसकी आईटीसी लेने के लिए हम एलिजिबल होते थे। लेट्स से अगर कि वो बिल जो है वो 15 अप्रैल का भी है, वो बिल अगर 15 अप्रैल का है तो उसकी आईटीसी हमको नेक्स्ट ईयर के कहाँ तक, 30 सितंबर तक, नेक्स्ट ईयर के 30 सितंबर तक भी हम उसकी आईटीसी क्लेम कर सकते थे। उसके संबंध में ये कहा जाता था, ये मैं बात कर रहा हूँ ओरिजिनल बिल की बात कर रहा हूँ मैं। उसके संबंध में अगर इस ओरिजिनल बिल के बाद कोई भी इसका डेबिट नोट बनता था, डेबिट नोट ज़रूरी नहीं कि वो रिवर्सल के लिए ही बने। इसी बिल में कुछ सामान ऐड या कुछ सामान जो है मतलब बढ़ाना या फिर कुछ अमेंडमेंट के लिए भी डेबिट नोट बनते हैं। तो उस डेबिट नोट की आईटीसी के बारे में ये सेक्शन पहले ये कहता था कि इसकी आईटीसी उतने टाइम पीरियड के लिए एप्लीकेबल होगी जितने टाइम पीरियड के लिए ये बिल आपका एप्लीकेबल होगा। लेट्स से अगर ये बिल मतलब उसकी जो इसका डेबिट नोट है वो नेक्स्ट ईयर 15 अप्रैल को बनता है, तो उसकी लिमिट सेपरेटली काउंट होगी। का मतलब वो नेक्स्ट ईयर 30 सितंबर तक के लिए वैलिड होगा। क्लियर? एक बार दोबारा से ये सेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको समझना बहुत ज़रूरी है, ध्यान से देखेंगे। अगर अपना ओरिजिनल बिल जो है
क्या है? ओरिजिनल बिल। ओरिजिनल बिल वो है अपना 1 लेट्स से 4/2020 का। तो इसकी आईटीसी लेने की डेट हमारी होती थी 30 सितंबर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पहले का सेक्शन ये बोलता था कि अगर इसकी इसके संबंध में कोई भी रिवाइज, अगर इसका डेबिट नोट बना, लेट्स से अगर डेबिट नोट बना 31/4/2021 को 21, तो इसकी भी आईटीसी लेने की जो डेट आएगी वो 30 सितंबर ही रहेगी, बिकॉज ओरिजिनल बिल की जो डेट है वो 30 सितंबर ही है। डन। लेकिन इस बार अमेंडमेंट ये किया गया और कहा गया कि डेबिट नोट की मतलब ये है कि अगर ये जो डेबिट नोट है ये 1/4/2021 को बना, तो इसकी आईटीसी लेने की डेट कब की रहेगी? 30 सितंबर 2022। मतलब इस डेबिट नोट को हम सेपरेटली काउंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ आईटीसी। क्लियर बात है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तकलीफ नहीं। चलो आगे आते हैं। अभी एक सेक्शन था आधार ऑथेंटिकेशन का, इसका भी मैं आपको क्रक्स बता दे देता हूँ। इसमें पहले ये था कि इन स्पेसिफिक कुछ पर्सन्स के लिए आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी नहीं था। अगर वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सेक्शन एक बार पढ़ते हैं, जो ब्रैकेट में है उसको भी अपन भरेंगे। द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 6A oblique 6B 6C shall not apply to such person or class of person or any state or union territory or part thereof as government may or the recommendation of the council specify by the notification. The central government on recommendation of council hereby notifies that the provision of subsection 6A 6B और 6C of the GST Act shall not apply। किस किस पे अप्लाई नहीं होगा पढ़ते हैं। किस किस पे अप्लाई नहीं होगा? जो कि सिटीजन इंडिया का सिटीजन नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लोकल अथॉरिटी, पहले इन सब पे इसके जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होते थे। उसमें 6A नहीं, पहले ही नहीं था, ये ऐड हुआ है नया। तो 6A जो होता है ना वो होता है रजिस्टर्ड पर्सन के लिए, आरपी के लिए होता है 6A। अब मेरी पेन तो वहाँ पे चलेगी नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए होता है 6A। पहले इनके लिए यहाँ पे सेक्शन ये था कि भाई आप अगर रजिस्टर्ड पर्सन हो तो एक्सक्लूजन इनके लिए नहीं माना जा रहा था, लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद ऐसा बता दिया गया कि अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन हैं तो भी आपको आधार ऑथेंटिकेशन कराना आपके लिए कंपलसरी नहीं है। तो ये ऐड हुआ यहाँ पे, ध्यान से, सिर्फ ये। चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत छोटा और बहुत सिंपल। इसके बाद प्रोसीजर ऑफ रेवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। तो आप सबको पता है कि आपका अगर कोई नंबर कैंसिल होता है तो आप 30 दिन के अंदर अंदर एप्लीकेशन दे के उस नंबर की कैंसिलेशन को हटवा सकते हैं। तो उस केस में पहले नाम केवल एडिशनल कमिश्नर का था। किसका था? एडिशनल कमिश्नर का। अभी एक नया नाम ऐड हुआ, और द जॉइंट कमिश्नर और कमिश्नर एज द केस में भी। बस छोटा सा रजिस्ट्रेशन, छोटा सा अमेंडमेंट, और उसमें कुछ भी नहीं है। तो अपन बढ़ेंगे आगे, जिसमें काम की बातें हैं वो अपन पढ़ते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए अभी कुछ एग्जाम्पशंस और लेते हैं अपन, जो ऊपर अपन जो है कवर नहीं कर पाते। एग्जाम्पशन रिलेटेड टू द हेल्थ केयर। क्या है भैया ये? तो ये देखते हैं यहाँ पे, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिहेबिलिटेशन प्रोफेशनल्स ऑफ द सर्विसेज
provided by a rehabilitation professional recognized under the Rehabilitation Council of India 1992 by way of the rehabilitation therapy or counseling and such other activity as covered by the said act at the medical establishment, medical institution, rehabilitation center established by the central government, state government, or union territory, or any entity registered under section 12AA और 12AB। ये सर्विस में एग्जम्पशन था। कौन सी सर्विसेज? वो सर्विसेज वही थी कि रिहेबिलिटेशन की कोई सर्विसेज अगर किसी ने भी दी हो तो वो एग्जम्प्ट थी, कहीं भी दी हो वो एग्जम्प्ट थी। उसमें पहले 12AB में जो लोग रजिस्टर्ड थे, जो एनजीओ थे, उनका नाम रह गया था। इस बार उनका नाम ऐड किया गया और कुछ भी नहीं है। बढ़ते हैं आगे। एग्जम्पशन रिलेटेड टू चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट, यहाँ भी वही है। यहाँ भी वही है पूरा का पूरा कि चैरिटेबल एक्टिविटीज सर्विस बाय एन एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन, पहले केवल 12AA था, अब 12AB हो गया है ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट बाय वे ऑफ अ चैरिटेबल एक्टिविटी। रिलीजियस एक्टिविटी के केस में भी वही है कि यहाँ पे भी पहले 12A था, अब 12AB यहाँ पे ऐड कर दिया गया है और कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पशन रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये क्या है? सर्विस बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय एन एयरक्राफ्ट फ्रॉम कस्टम स्टेशन टू क्लियरेंस इन इंडिया और प्लेस आउटसाइड इंडिया। नथिंग कंटेंट इन द सीरियल नंबर शैल अप्लाई आफ्टर 30th डे ऑफ सितंबर 21 और 22। मतलब पहले यहाँ पे आउटसाइड इंडिया वर्ड नहीं था, मतलब सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स by an aircraft from custom station to clearance in India to a place outside India, ये ऐड हुआ नया। बस और कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक और वो है एग्जम्पशन है कि ट्रांसपोर्टेशन गुड्स बाय एन वेसल्स, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय एन वेसल फ्रॉम कस्टमर स्टेशन ऑफ clearance in India to a place outside India, nothing contained in this serial number shall apply after 30 सितंबर 2021 से। ये बहुत ही सिंपल था पहले कि ये अभी मतलब सिर्फ उससे नहीं, अगर आप वेसल से भी आप अगर जाते हो यहाँ पे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन बाय वेसल फ्रॉम कस्टमर स्टेशन, तो भी आपकी ये सर्विसेज जो है वो एग्जाम्प्ट मानी जाएगी। और इसमें भी वर्ड जो ऐड हुआ है वो आउटसाइड इंडिया वर्ड इसमें एक नया ऐड हुआ है। तो ये था अमेंडमेंट के लेक्चर में सारा कुछ पार्ट 1 में। पार्ट 2 में जो नए सेक्शंस आए हैं वो हम कवर अप करेंगे। एक बार अगर क्विक रिवीजन अपने को करना है तो एक नया चीज़ ये ऐड हुआ था, ट्रेनिंग और कोचेस इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, जिसको एग्जाम्प्ट किया गया। वुमेन का जो फीफा वर्ल्ड कप है, जो कि जिसकी सर्विसेज एसोसिएशन की फेडरेशन की एग्जाम्प्ट थी, वो अगर रीशेड्यूल भी हुआ है तब भी अगर उसकी जो सर्विसेज हैं वो एग्जाम्प्ट होंगी। अगर एक ओल्ड एज होम जिसको चला रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, और कोई भी एंटिटी जो कि ट्रस्ट में मतलब 12AA में या 12AB में रजिस्टर है तो भी उसको एग्जाम्पशन मिलेगी। लेकिन उसका जो कंसिडरेशन है अगर वो 25,000 या उससे कम सबके लिए हर चीज़ की फैसिलिटी के लिए ले रहा है तो ही एग्जाम्प्ट होगा। एक से ये सर्विसेज जो है वो ओमिट की कहीं पहले से सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर विच 75% और मोर ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर इज होम, ये होम नहीं, यहाँ पे होगा बर्न बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी। पहले 100% की बात थी, अब उसको हटा के 75% या उससे अधिक कर दिया गया है। स्पोर्ट्स के सेक्टर में कुछ भी खास ऐसा जो है अमेंडमेंट नहीं है। वही फेडरेशन की बात की गई है कि अगर वो वुमेंस का जो वर्ल्ड कप है अगर वो 2022 इंडिया में होस्ट होता है तो एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन की सर्विसेज भी एग्जम्प्ट मानी जाएगी।
और तो कुछ ख़ास इसमें था नहीं। एक अपन ने यहाँ पे ये पढ़ा था कि अगर मिड डे मील की सर्विसेज़ जो हैं वो प्रोवाइड करता है, कोई भी करता है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ की फंडिंग कहीं से भी हो रही है, तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए वो सर्विसेज़ तो टोटली टैक्स फ्री होंगी, उसमें आंगनबाड़ी केंद्र जो है कवर होगा। फिर एक नेशनल बोर्ड ऑफ एग्ज़ामिनेशन के बारे में हमने 2 बातें पढ़ी थी कि भैया अगर वो एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं और एग्ज़ामिनेशन की इनपुट सर्विसेज़ वो ले ले रहे हैं, तो ये एग्ज़म्प्ट होंगी, और अगर इनने किसी को इस काम के लिए ऑथराइज़ किया है, तो ये जो सर्विसेज़ हैं वो पूरी की पूरी टैक्सेबल होंगी। उसके बाद बात हमने पढ़ा था कि क्या जीएसटी एप्लीकेबल है, तो यहाँ पे अपन ने साफ-साफ पढ़ा था कि भई रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर जीएसटी जो है वो एप्लीकेबल होता ही नहीं है, चाहे वो आप उसकी पेमेंट आप एन्युटी में लें, चाहे या लमसम पे लें, उससे कोई कोई फ़र्क इतना पड़ता नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था कि इट इज़ क्लेरिफाइड कि अगर कोई स्टेट गवर्नमेंट लोन की गारंटी ले रही है अपने अंडरटेकिंग या पीएसयू की, तो इस सर्विसेज जो है वो जीएसटी के दायरे से टोटली बाहर होंगी। उसके बाद बात हमने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा कि इंटरेस्ट जो है वो पेबल होता है, पेबल कहाँ गया, इंटरेस्ट रेट नॉट एक्सीडिंग 18% एज द गवर्नमेंट ऑफ काउंसिल एवरी पर्सन, कहाँ पे ये वर्ड कहाँ गया, अंडर पार्ट ऑफ द टैक्स ऑफ द पीरियड डिक्लेयर सच बेसिकली पहले यहाँ पे वर्ड जो है वो लेविड यूज था, अब गवर्नमेंट ने उसने उसको चेंज करके पेबल वर्ड डाल दिया कि भाई जो इंटरेस्ट है वो लेविड नहीं होता, दैट शुड बी पेबल। और उसके बारे में अपन बात की थी कि जो पेबल जो इंटरेस्ट होगा वो जो अमाउंट अपन ई कैश लेजर में पेमेंट करेंगे उसके ऊपर होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो भी डेबिट नोट होगा उसकी आईटीसी क्लेम करने की एक सेपरेट डेट मानी जाएगी, सेपरेट बिल के अकॉर्डिंग, जो उसकी इनवॉइस की थी उसके अकॉर्डिंग नहीं मानी जाएगी। फिर हमने पढ़ा कि रही कि अब रजिस्टर्ड पर्सन को भी जो स्पेसिफिकली एक्सक्लूजन है उनको भी सर्टन आधार ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद एक जो रेवोकेशन का जो प्रोसीजर है कैंसिलेशन का, उसकी पावर उनने जॉइंट कमिश्नर या कमिश्नर तक भी एक्सटेंड की। उसके बाद हेल्थ केयर के केस में उनने बताया कि एक 12 ए बी होगा, उसको भी आपको मान्यता मिलेगी सारे केस में, इसमें वही है। और ये जो अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो कहाँ से, अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो कस्टम स्टेशन से इंडिया या इंडिया के कहीं बाहर, तो उसमें आउटसाइड इंडिया पहले नहीं था, अब उस वर्ड को इसमें ऐड किया गया है। तो ये था हमारे जीएसटी के सारे अमेंडमेंट्स जो हमने आपके सामने रखे। इसमें आपके जो रिव्यूज़ हैं वो बिल्कुल वेलकम रहेंगे, और उसके बारे में क्लेरिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहेंगे। आपने मेरे को टाइम दिया, पेशेंटली से सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अगला जो लेक्चर है उसमें पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आप सभी से एक बार दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।